पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं, जो नदी घाटियाँ होती हैं यहाँ पर ये मृदाएं दोमट या सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। अब जो हिमालय के जो हिमाच्छित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इन मृदाओं का अपर्दन ज़्यादा होता है, यानी कटाव ज़्यादा होता है, और ये अधिसिल्की तथा ह्यूम्स रहित होती है। क्या होती है, ये वन मृदा अधिसिल्की तथा ह्यूम्स रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में यह मृदाएं उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ क्या कहते हैं, उपजाऊ होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में यह मृदाएं क्या होती है, ये मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होती है। अब मृदा अपर्दन और संरक्षण के बारे में जानेंगे, यानी कि जो मृदा का जो कटाव होता है और उस कटाव को हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, यानी कि मिट्टी बनती है और फिर उसका कटाव होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती रहती है और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो नेचुरल प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया जो होती है उसमें तो ये दोनों प्रक्रियाएं, मृदा का बनना और मृदा का अपर्दन कटाव होना, ये दोनों प्रक्रिया साथ चलती है। लेकिन हमारा जो मनुष्य है, मानवीय प्रक्रियाएं हैं, इसमें कई बार खलेल डाल देता है और जिससे जैसे वनों को काट देना, एक ही ज़मीन में से ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं के लिए चारा चराना, निर्माण आदि कार्य और खनन यानी कि पहाड़े वगैरह खोदने के लिए उसमें से खनिज वगैरह निकालना, ये इत्यादि प्रक्रियाओं से क्या होता है, संतुलन भंग हो जाता है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। और फिर जैसे ही प्राकृतिक है, जैसे पवन आना जोरदार, हिमनदी होना या जल मृदा होना या ज़्यादा तेज़ बारिश आना, इससे क्या होता है, उस स्थान की मिट्टी ज़्यादा बहने लगती है और जिससे मृदा अपर्दन ज़्यादा होता रहता है। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएँ बनाता है। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये अवनलिकाएँ, जिन्हें अवनलिकाएँ कहते हैं, अवनलिकाएँ किसे कहते हैं, तो बहता जल मृदा युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाता है, उसे क्या कहते हैं, अवनलिकाएँ कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में बेटा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को मिट्टी को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाता है, यानी कि गहरी वो लाइनें बना देता है जिसमें पानी बहता हुआ जाता है, मिट्टी भी बहती हुई जाती है, जिन्हें अवनलिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और उसे उत्खान भूमि कहते हैं। कई बार कैसे पूछा जाता है कि अवनलिकाएँ वाली भूमि को क्या कहते हैं, तो उसके उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्डह भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। कई बार क्या होता है, जल है ना, बहुत बड़े पैमाने पर जो जहाँ ढके हुए ढाल होते हैं वहाँ से वो नीचे की ओर बहता हुआ चला जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा धुलकर जल के साथ बह जाती है। अब यह क्या करते हैं कि ऐसी जब कंडीशन आती है, ऐसी स्थिति होती है, तो जो ऊपरी मिट्टी जो बनी होती है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है। इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। कई बार क्या कहते हैं कि चादर अपर्दन, ये पूरा ही पॉइंट है ना जो बेटा है, कटाव, मृदा का कटाव और उसका संरक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने ध्यान देना है कि चादर अपर्दन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था
स्थिति में जिस क्षेत्र की ऊपरी मृदा धुलकर जल के साथ बह जाती है, ठीक है, जो ढाल की भूमि का कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा धुलकर जल के साथ बह जाती, इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। अब क्या कहते हैं, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन मृदा अपरदन भी कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होती है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा को कटाव कर देता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, पवन अपरदन किसे कहते हैं, क्यों तो पवन द्वारा जो मैदानों से मिट्टी उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पवन अपरदन कहते हैं। और कई बार होता है गलत तरीके से यदि हम हल चलाते हैं तब भी मृदा अपरदन होती है। इसको हम देखेंगे कि गलत ढंग से हल चलाने से ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिससे अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा को आराम से काट देता है। ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। क्या कहते हैं, जो ढाल वाली ज़मीन होती है वहाँ पर हमें किस तरह से समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्चय जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। यह पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके की पट्टी कृषि कहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो समुच्चय जुताई होती है इसमें क्या होता है कि हम नीचे से लेके ऊपर की तरफ, यानी कि जो ढाल होता है वहाँ पर ऊपर की तरफ, नीचे से हम ऊपर की तरफ जाए और उसको गोल गोल करके हम उसके चारों तरफ जुताई करें, तब जिससे हम क्या करते हैं, मिट्टी की अपरदन को, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं और उसको यानी कि एडजस्ट कर पाते हैं। कई जगह क्या होता है, सीढ़ीदार कृषि की जाती है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है और फसलों के बीच बीच में जो एक एक पट्टियाँ होते हैं वहाँ पर घास उगाई जाती है, जिससे वो क्या करता है, पानी को रोक लेता है। पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाने भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों को पश्चिम भारत में रेत की ढीलों के स्थानीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब कई जगह क्या होता है कि पेड़ों यानी कि हमारा जो खेत होता है उसके चारों ओर पेड़ उगा दिए जाते हैं, जिससे यदि पवन भी चलती है या पानी से भी ज़मीन वहीं की वहीं उन पेड़ों के पास रुक जाती है और आगे दूसरी जगह नहीं जा सकती है। तो इस तरह से भी हम मिट्टी का अपरदन को रोक सकते हैं बेटा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भारत के पर्यावरण की दशा को देखेंगे हम। यहाँ देखो, सुखो माजरी गांव और जबुआ जिले ने यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया है। यानी कि सुखो माजरी गांव ऐसा है जिसने क्या कर दिया है कि इसमें पेड़ों की संख्या बढ़ाकर और वहाँ पर वृक्ष घनत्व को बढ़ा दिया है। पर्यावरण के पुनर्जन्म से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखो माजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। वो अब बढ़ गई है। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और उत्तर प्रदेश के 29 लाख हेक्टेयर जमीन, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा मान रहे हैं। ठीक है बेटा, अब यह चैप्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने लगभग लिखवा दिए हैं, जो बच रहे हैं वो मैं आपको वीडियो में भेज दूँगी। थैंक यू।